सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि भाई हम लोग अध्ययन कर रहे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के अनसॉल्व पेपर का, और फिजिक्स के अंदर प्रश्न नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए थे सेट नंबर 2 के। उसी क्लास को आगे लेकर आए हुए हैं। चलिए अध्ययन करते हैं प्रश्न नंबर 6 का। 6 में बोल रहा है पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है, सरल परपथ बनाकर इसकी कार्यविधि समझाइए। भैया ये प्रश्न 2024 में भी पूछा गया था, अब ये 2025 में भी पूछा गया है। पहले वाले सेट के अंदर पढ़ाया था पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, अब है बेटा अर्ध तरंग दृष्टिकारी। चलिए समझते भाई। हेडिंग क्या है? अर्ध तरंग दृष्टिकारी। तो आप बेटा बोलोगे कि सर अर्ध तरंग दृष्टिकारी वह उपकरण है जिसमें प्रत्यावर्ती धारा के आधे भाग का दृष्टिकरण होता है। क्या लिखोगे? लिखोगे अर्ध तरंग दृष्टिकारी वह उपकरण है जिसमें प्रत्यावर्ती धारा के आधे भाग का ही दृष्टिकरण होता है। आधे भाग का क्या होता है भाई? दृष्टिकरण होता है। चलिए समझते हैं भाई इसकी संरचना। समझो इसमें क्या होता है। इसमें ट्रांसफार्मर की बेटा 2 कुंडली होती है। इसमें ट्रांसफार्मर की बेटा कितनी कुंडली होती है? 2 कुंडली। ठीक है। इसमें जो प्राथमिक कुंडली है, इस प्राथमिक कुंडली से जोड़ दिया जाता है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को जोड़ दिया जाता है। ठीक। और ये वाली कुंडली बेटा कौन सी है? ये जो प्राथमिक कुंडली है, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली है T1, ये बेटा इससे निवेशी कुंडली भी कहते हैं। ठीक। मतलब इससे धारा को क्या किया जाएगा? प्रवेश कराया जाएगा। दूसरी कुंडली में बेटा, द्वितीय कुंडली में एक जोड़ देते हैं पीएन संधि डायोड। किसको जोड़ देते हैं? पीएन संधि डायोड। ठीक है। और बेटा यहां पर क्या करेंगे? इससे जोड़ देंगे एक लोड प्रतिरोध। क्या जोड़ देंगे? एक लोड प्रतिरोध, जिससे निर्गत वोल्टता को प्राप्त करते हैं। निर्गत वोल्टता को प्राप्त करते हैं किससे? इस लोड प्रतिरोध से। ठीक। ये बेटा सिरा ए हो गया, ये सिरा बी हो गया ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली का। ठीक है। तो ये बेटा इसका क्या बना दिया हमने? चित्र बना दिया। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे अर्ध तरंग दृष्टिकारी में ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जोड़ देते हैं तथा ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली से एक पीएन संधि डायोड तथा लोड प्रतिरोध RL जोड़ देते हैं तथा लोड प्रतिरोध से निर्गत वोल्टता प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये बेटा हमने किसके बारे में लिख दिया,
इस चित्र के बारे में। अब समझने वाले भाई किसको, कार्यविधि को, किसको, कार्यविधि को, कि भाई हम किस तरीके से ये कार्य करता है। चलिए तो एक बार बेटा पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद तब इसको आगे हल कराएं। नोट करिए बेटा इसको। चलिए भाई हम समझते हैं इसकी कार्यविधि को, चलिए समझते हैं। तो जो निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज होता है उसके आधे धनात्मक चक्र की कहानी समझ रहे हैं, उसके बाद फिर अगले ऋणात्मक चक्र की कहानी। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा बेटा कुछ इस तरीके से, धनात्मक ऋणात्मक, आधा चक्र धनात्मक और आधा चक्र ऋणात्मक। तो निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के अर्ध धनात्मक चक्र में, देखिए जब अर्ध धनात्मक चक्र की बात करेंगे, अर्ध धनात्मक चक्र की बात करेंगे, तो अर्ध धनात्मक चक्र में जो सिरा ए है वह बेटा किससे होगा, धन विभव से, और सिरा बी होगा वह बेटा किससे होगा, ऋण विभव से होगा। ठीक, अब समझो जब पी टाइप क्षेत्र को, देखो यहां पर क्या है, पीएन संधि डायोड में जब पी टाइप क्षेत्र को धन टर्मिनल से तथा एन टाइप क्षेत्र को हम ऋण टर्मिनल से जोड़ देते हैं, तो बेटा ऐसा अभिनत क्या कहलाता है, अग्र अभिनत। और अग्र अभिनत की स्थिति में विद्युत का क्या होता है, विद्युत का चालन होगा। विद्युत का क्या होता है, चालन होता है। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे भाई क्या लिखेंगे, लिखेंगे निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के अर्ध धनात्मक चक्र में, अर्ध धनात्मक चक्र में सिरा ए धन विभव से तथा सिरा बी ऋण विभव से जुड़ा होता है। इस स्थिति में डायोड, ये वाला जो डायोड है, डायोड अग्र अभिनत होता है तथा यह चालन की स्थिति में होता है, चालन की स्थिति में होता है और लोड प्रतिरोध में धारा, इसे x मान ले रहे, इसे y मान ले रहे, x से y की ओर, x से y की ओर प्रवाहित होने लगती है। ठीक, अब इसी प्रकार अब इसका बेटा क्या लेंगे, आधा ऋणात्मक चक्र। अब बात करेंगे अर्ध ऋणात्मक चक्र में। भाई समझो बिल्कुल, और सेम कट कॉपी पेस्ट ऐसे लिख दो। ठीक, अब अर्ध ऋणात्मक चक्र में सुनो, आधे ऋणात्मक चक्र में बेटा इसके सिरे पलट जाएंगे, यानी जो सिरा ए है वह बेटा आ जाएगा ऋण विभव से तथा सिरा जो बी है वह बेटा आ जाएगा धन विभव से। ठीक, अब सुनो, यहां पर बेटा क्या होगा, ये हमारा पीएन संधि डायोड है। अब यहां पर कहानी ये है कि जब ये बेटा P है, P क्षेत्र किससे जुड़ा हुआ है, A से, और N क्षेत्र बेटा किससे जुड़ा हुआ है, B से, और B सिरा बेटा अब की बार कैसा है, धन टर्मिनल है, और N सिरा अब की बार बेटा कैसा है, ऋण टर्मिनल है। ठीक, जब P टाइप क्षेत्र को ऋण टर्मिनल से और N टाइप क्षेत्र को बेटा धन टर्मिनल से जोड़ देते हैं, तो ऐसा डायोड बेटा क्या बन जाता है, उत्क्रम अभिनत।
और उत्क्रम अभिनत की स्थिति में विद्युत का चालन नहीं होता। ठीक, तो यहां पर लिखेंगे क्या लिखेंगे बेटा, इसी प्रकार प्रत्यावर्ती वोल्टेज के अर्ध ऋणात्मक चक्र में सिरा ए ऋण विभव तथा सिरा बी धन विभव पर होता है। इस स्थिति में यह उत्क्रम अभिनत होता है, जिसके कारण डायोड में विद्युत का चालन नहीं होता। ठीक है, अर्थात डायोड कैसा होता है, अचालक स्थिति में होता है। ठीक, तो अब यहां से बेटा क्या देखेंगे, ग्राफ देखेंगे। क्या देखेंगे, ग्राफ। ठीक है, तो यहां से ग्राफ कैसे बनेगा समझो। ये बेटा हमारा निवेशी वोल्टेज है, निवेशी वोल्टेज में धारा कुछ इस तरीके से प्रवाहित होगी, आधा चक्र धनात्मक फिर ऋणात्मक। ठीक, यहां पर पाई 2 पाई, ठीक, इस तरीके से। उसके बाद अब हमें बेटा, ये तो निवेशी वोल्टेज है, अब हमें निर्गत वोल्टेज की कहानी समझ रहे हैं। निर्गत वोल्टेज में जब चक्र हमारा धनात्मक होता है, अग्रवनित स्थिति में होता है, डायोड चालन की स्थिति में होती है बेटा, धारा प्रवाहित होती है। यहां पर मैं इस तरीके से डॉट 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 करके लाइन दर्शा दूंगा। डायोड बेटा चालन की स्थिति में होता है, ठीक, धारा प्रवाहित होती है। फिर बेटा जब आधा चक्र होता है तो आधा चक्र ऋणात्मक है, तो बेटा यह उत्क्रम अभिनत होता है, जिसके कारण यह अचालक स्थिति में आ जाता, भाई धारा प्रवाहित नहीं होती है। फिर बेटा आधा चक्र धनात्मक होगा, यहां पर फिर से बेटा अग्रवनित की स्थिति में आ जाएगा, धारा का चालन होगा। फिर आधा चक्र जब ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक चक्र में फिर उत्क्रम अभिनत में आ जाएगा स्थिति में, फिर बेटा धारा का चालन नहीं होगा। मतलब धारा प्रवाहित हो रही, फिर रुकी, फिर धारा प्रवाहित हो रही, फिर रुक रही है, मतलब रुक रुक के धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा कौन हो गया, ये हमारा हो गया अर्ध तरंग दृष्टिकारी। इसकी सॉल्व। इसके बाद भाई अगला सवाल है 6 का अथवा। क्या है, एक अल्फा कण बी वोल्ट के विभवांतर से त्वरित होकर एक नाभिक जिसका परमाणु क्रमांक Z है से टकराता है। यदि कण की नाभिक के निकट पहुंचने की दूरी r हो तो सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है कि भाई r बराबर 14.4 Z/b और ये बेटा एंगस्ट्रॉम सिद्ध करना है। चलिए सबसे पहले मैं बात करेंगे कि भाई एक अल्फा कण पर कितना इलेक्ट्रॉन होता है। अल्फा कण पर आवेश Q1 बराबर, आप बोलोगे एक अल्फा कण पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक, तो आवेश कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू में एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश 1.6 गुणा 10⁻⁻⁻⁰ ठीक है। अब नाभिक पर आवेश Q2 बराबर क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक बेटा Z और इंटू में Z इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस पे नाभिक पर आवेश Z इलेक्ट्रॉन है और अल्फा कण पर आवेश कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए स्थित ऊर्जा U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बट्टे R। लेकिन अल्फा कण को क्या कर रहे हैं भाई, बी वोल्टेज से विभवांतर कर रहे हैं, नाभिक के निकट ले जा रहे हैं। तो पहले बेटा अल्फा कण की जो गतिज ऊर्जा है, अल्फा कण की गतिज ऊर्जा K बराबर हो जाएगा Q इंटू में B। लेकिन अल्फा कण पर बेटा आवेश को Q1 माना, तो यहां पर Q1। अब ये गतिज ऊर्जा क्या हो रही है, बदल जाती है स्थित ऊर्जा में, यानी ये जो K है गतिज ऊर्जा किसमें बदल रही है, स्थित ऊर्जा में, बराबर बेटा किसके हो जाएगा Q इंटू B।
तो इस u का मान उठाओ यहां लगा दो, तो Q1 इंटू बी बराबर इसका मान 9 गुणा 10 की पावर 9, Q1 का मान 2 इलेक्ट्रॉन, Q2 का मान Ze और बट्टे में कौन है बेटा, बट्टे में R है। इस R को ये भाग में है दूसरी ओर गुणा में, ये गुणा में दूसरी ओर जाके भाग में, तो R बराबर हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2 इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 इंटू Z इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 बट्टे Q इंटू बी बेटा ये भाग में आ जाएगा। ठीक, चलो लगाओ भाई आगे मान, आगे मान लगाओ, आगे मान बेटा लगाओगे यहां से, चलो देखो तो R बराबर हो जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 इंटू Z इंटू 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 बट्टे 2 इंटू में Q1 का मान 2 इंटू ई, तो 2 इंटू ई और इंटू में कौन है बी। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, चलिए आगे हल करते हैं। 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 इंटू जेड इंटू 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 और बट्टे में ई का मान 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 और इंटू में बी, इससे ये भी कैंसिल। ठीक, 16 का 9 में गुणा करो, 16 निम्मा 144 पर कै अंक बाद दशमलव है, तो आप बोलोगे सर एक अंक बाद दशमलव, तो एक अंक बाद 10 लगा दिया। ठीक, माइनस के 19 में से प्लस के 9 गए तो माइनस के 10, यहां ये जेड और बट्टे में कौन है बी। ठीक, और ये बेटा 10 की पावर माइनस के 10 किसके बराबर हो जाएगा, 1 एंगस्ट्रॉम के। अभी दूरी मीटर में है और ये किसके बराबर हो जाएगा, 10 की पावर माइनस के 10 मीटर बराबर होता है 1 एंगस्ट्रॉम के। तो यहां पर जेड अपॉन बी और ये दूरी बेटा यहां पर किसमें निकलाएगी, एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, इसी को सिद्ध करना था, ये रहा आपका आंसर, नोट करिए भाई। इसके बाद भाई अगला प्रश्न 7वां प्रश्न है 7 का। देखो क्या है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, इसके नियम लिखिए। आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत प्रभाव समीकरण 1/2 mv² बराबर h कोष्टक में b माइनस के b0 की स्थापना कीजिए। अच्छा प्रश्न है, चलिए समझते हैं भाई। ये प्रश्न 2023 में रिपीट हुआ था, 2023 के बाद 2025 में। चलिए सबसे पहले समझते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव देखिए, मान लिया है बेटा कोई एक धातु की सतह है, ठीक है, ये धातु की सतह है और जब हम बेटा इससे क्या करेंगे, इस पे हम निश्चित आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का हम जब इस पे प्रकाश को आपतित कराएंगे, तो जब इस पे आपतित कराओगे तो इससे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, उत्सर्जन। धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, मुक्त होना शुरू होंगे जब निश्चित आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश धातु की सतह पर आपतित कराते हैं, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। यही घटना बेटा क्या कहलाती है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। धातु की सतह पर आप निश्चित आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराओगे तो इससे बेटा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगेंगे। यही घटना क्या कहलाएगी, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। क्या लिखेंगे, लिखेंगे जब निश्चित आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश धातु की सतह पर आपतित कराते हैं, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होने लगते हैं। यही घटना प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाती है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाती है। ठीक है, ये बेटा परिभाषा हो गई। इसके बाद फिर हम बेटा आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण देखेंगे, उसके आधार पे नियम बताएंगे। ठीक है, हेडिंग है
आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। देखिए, आइंस्टीन ने बताया था जो प्रकाश है वह छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है, जिससे हम क्या कहते हैं, फोटोन या क्वांटा कहते हैं। भाई प्रकाश एक साथ नहीं आता, यह छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। ठीक है, फोटोन या क्वांटा कहते हैं। तो जब हम क्या करेंगे, जब हम बेटा प्रकाश फोटोन या प्रकाश क्वांटा या फोटोन को किसी सतह पर आपतित कराते हैं, तो सतह पर आपतित कराने पर क्या होगा कि बेटा वह क्या करेगा, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन से बेटा क्या करेगा, अनुक्रिया करेगा, अर्थात एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, मुक्त करेगा। अब वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऊर्जा का अवशोषण करेगा, संपूर्ण ऊर्जा का क्या करेगा, अवशोषण करेगा, और ऊर्जा का अवशोषण करके वह दो रूपों में बाहर निकालेगा। एक, पहला इलेक्ट्रॉन को भाई धातु की सतह से मुक्त करने में, और जब इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से मुक्त करोगे तो मुक्त करने में दी गई जो बेटा ऊर्जा होगी कार्य फलन के रूप में। दूसरा, जब इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे तो दूसरा बेटा इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गत करेंगे, तो दूसरा बेटा किसके रूप में, गतिज ऊर्जा के रूप में। ठीक है, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे आइंस्टीन के अनुसार, आइंस्टीन के अनुसार जब प्रकाशीय क्वांटा, अर्थात बेटा क्या बताया हमने, फोटोन किसी सतह पर आपतित होते हैं, सतह पर आपतित होते हैं, तो एक फोटोन एक मुक्त इलेक्ट्रॉन से ही अनुक्रिया करता है, तो उसमें संपूर्ण ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से अवशोषित कर लेता है इलेक्ट्रॉनों द्वारा यह प्राप्त ऊर्जा दो रूपों में प्रयुक्त, दो रूपों में मुक्त होती है, दो रूपों में मुक्त होती है। नंबर एक, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को मुक्त कराने में कार्य फलन के रूप में, अर्थात कार्य फलन के रूप में W बराबर H इंटू में बी नॉट। ठीक है, कार्य फलन के रूप में। दूसरा शेष ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों को गत कराने में, अर्थात गतिज ऊर्जा के मैक्सिमम बराबर क्या होता है, 1/2 mv²। m द्रव्यमान का कोई कण है, b वेग से गत कर रहा है, तब गतिज ऊर्जा। ठीक, तब बेटा जो फोटोन की जो कुल ऊर्जा है वो किसके रूप में मुक्त हुई है, दो रूपों में प्रयुक्त हुई। फोटोन की कुल ऊर्जा किसके बराबर है, दो रूपों में मुक्त हुई। पहला किसके रूप में, पहला बेटा कार्यफलन प्लस शेष ऊर्जा बेटा
अधिकतम ऊर्जा को किसके रूप में, गतिज ऊर्जा के रूप में। तो बेटा फोटोन की ऊर्जा होती है E बराबर कार्यफलन W प्लस गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी के मैक्सिमम। ठीक है, E बराबर होता है H इंटू में B, फोटोन की ऊर्जा E बराबर H इंटू में B, H प्लांक नियतांक है बराबर W कार्यफलन है H इंटू में B नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा 1/2 mv², 1/2 mv²। तो बेटा आप इस चीज को हम इधर हल कर दे रहे हैं। ठीक है, यहां पर पूरा समीकरण हल करके फिर नियम इधर निकालेंगे। चलिए देखो, ये बेटा हमें इसको निकालना है ना, ये प्लस में दूसरी ओर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 1/2 mv² बराबर बेटा HB माइनस के HB नॉट। ठीक है, तो 1/2 mv² बराबर दोनों जगह से H कॉमन आ जाएगा, B माइनस के B। बस आपसे बेटा यही पूछा था। ठीक है, नोट करिए, इसके बाद आप नियम लिखने वाले हैं, नोट करो भाई। इसके बाद भाई हम देखने वाले हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम। चलिए समझते हैं। प्रथम नियम क्या है, पहला है भाई कि जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वह है संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की तीव्रता क्या होगी, आपतित प्रकाश की तीव्रता की कैसी होगी, समानुपाती। जितना बेटा अधिक प्रकाश की तीव्रता होगी, इलेक्ट्रॉन भी उतना ही अधिक उत्सर्जित होंगे। तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, किसी धातु की बेटा जो आवृत्ति होती है वह निश्चित होती है। किसी भी धातु की जो आवृत्ति होगी वो कैसी होगी, निश्चित होगी, फिर चाहे आप कितनी भी तीव्रता का प्रकाश क्यों ना डालें। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे किसी धातु के लिए एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति होती है जिसके नीचे प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं होता, प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं होता, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी हो। ठीक है, तीसरा भाई जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता, आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। ठीक है, तीसरा। चौथा पॉइंट, प्रकाश के गिरने और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के बीच कोई समय पश्चातता नहीं होती, घटना तात्क्षणिक होती है। बेटा ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम। उम्मीद है कि भाई आप लोगों को क्लास पसंद आ रही होगी। नोट करिए, इसके बाद अगला करा रहे क्वेश्चंस।
इसके बाद भाई 7 का अथवा प्रश्न क्या बोल रहा है, दो समांतर तारों में जिनकी पारस्परिक दूरियां 0.06 मीटर है, समान धारा एक ही दिशा में बह रही है, दोनों के मध्य प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला आकर्षी बल 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 न्यूटन है, प्रत्येक तार में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दो समांतर तार हैं जिनके बीच की दूरी भैया r बराबर दे रखा है 0.06 मीटर, ठीक है। समान धारा प्रवाहित हो रही है, यानी I1 और I2 दोनों बेटा समान धारा प्रवाहित हो रही, मान लिया I, दोनों के मध्य प्रति मीटर, बेटा L बराबर बेटा कितना है 1 मीटर, प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला जो आकर्षी बल है F बराबर 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 न्यूटन है। तो बेटा यहां पर धारा पूछिए, ठीक है। फॉर्मूला होता है F अपॉन L बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I2 बट्टे R। देखो F का मान 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 3, लंबाई बेटा 1 बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान 10 की पावर माइनस के 7 इंटू 2, I1 का मान I, I2 का मान I बट्टे R का मान 0.06, ठीक है। देखो दो से काट लो, दो से काटोगे तो 0.03 बार कट जाएगा, ये भाग में है, दूसरी ओर जाके गुणा में हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा भाई कितना हो जाएगा, तो I का देखो यहां से 0.03 इंटू 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, I का गुणा I में करोगे I स्क्वायर इंटू में 10 की पावर माइनस के 7, ये बेटा माइनस के 7 दूसरी ओर जाके, ये गुणा में है, दूसरी ओर जाके भाग में हो जाएंगे, तो I स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 का गुणा 3 में कर दो 9, के अंक बाद दशमलव है 2 अंक बाद, तो आपने लगा दीजिए इंटू 10 की पावर माइनस के 3, ये गुणा में थे, दूसरी ओर जाके किस में आ गए भाग में, ठीक है। दशमलव हटा बेटा नीचे 2 अंक बाद दशमलव है 2 जीरो बढ़ा दीजिए, 2 जीरो का मतलब 100, ठीक है। I स्क्वायर बराबर, तो यहां पर 9 इंटू 10 की पावर माइनस के 3, माइनस के 7 में से प्लस के 2 गए, कितना बचेगा, तो माइनस के 7 में से प्लस के 2 गए, प्लस माइनस के 5 बचेंगे जो ऊपर जाके किसके हो जाएंगे प्लस के 5, तो I स्क्वायर बराबर 9 इंटू प्लस के 5 में से माइनस के 3 10 की पावर प्लस के 2, प्लस के 2 का मतलब बेटा कितना हो जाएगा 100, I स्क्वायर बराबर, स्क्वायर हटाओ इस पे अंडर रूट ले आओ, तो 9 इंटू में 100, बेटा 9 कितने का वर्गमूल होता है 3 का, और 100 कितने का वर्गमूल होता है 10 का, और 10 गुणा 3 बराबर 30, कितनी एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है 30 एम्पीयर की धारा, ठीक है। अब हमारे बेटा क्वेश्चन बचे हुए 8 और 9 जो अगले लेक्चर में करेंगे। आप लोगों से भाई एक डाउट मेरा और है कि भाई कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर आप अगर जो क्वेश्चंस आता है आप जो हल करा रहे हो तो उससे संबंधित आप और भी प्रश्न हल करा रहे हो, तो आप लोग हमें ये राय दीजिए क्या हम बेटा उन्हीं प्रश्नों को हल कराएं जितना पूछा गया है, या उससे संबंधित और भी जितने प्रश्न भर रहे हैं उन सभी को हल करा लें, क्योंकि भाई 2025 का पेपर हल कर रहे हैं, 2000 जरूरी नहीं है भाई 2025 का पेपर रिपीट हो, उससे संबंधित प्रश्नों को भी तो पूछा जाएगा, पूछने वाला है ना। तो आप लोग बेटा इस चीज के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। हम अपनी क्लास को यही ब्रेक कर रहे हैं, धन्यवाद।